1947 में हिंदुओं सिखों को क्यों करना पड़ा था अपनी ही बेटियों का कत्ल? जानने के लिए सुनिए ये कहानी। 1947 को बंटवारा हुआ तो लोगों को अमानवीय दंश झेलना पड़ा था। विभाजन ठीक बाद हुई। हिंसा में लोगों ने अपना घर, आजीविका और प्रियजनों को खोया। महिलाओं की इज्जत लूटी गई। लोगों को कत्ल किया गया। 7 दशक से भी अधिक पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का बांटकर 2 टुकड़े कर दिए गए। इसके साथ ही देश की सैकड़ों साल पुरानी संस्कृति को कुछ लोगों ने सिर्फ कागज की लकीरें खींचकर बांट दिया। बंटवारे के साथ ही खूनी खेल भी शुरू हो गया। लाखों मारे गए। इनमें हिंदुओं की संख्या अधिक थी। इसके साथ ही इस त्रासदी ने देश की आत्मा तक को रक्त रंजित कर दिया। वहीं बंटवारे में मुसलमानों और मुस्लिम लीग द्वारा देश के विरुद्ध किया गया अपराध अक्षम्य और कभी ना भूलने वाला है। आज के पाकिस्तान में बसे हिंदुओं के साथ वह अन्याय हुआ जो सदियों बाद भी नहीं भुलाया जा सकेगा। योजना बनाकर रची गई साजिश बर्बरता की कड़ी में सावधानी पूर्वक और पूरी योजना बनाकर पूरे गांवों और कस्बों का सफाया कर दिया गया था। वह चाहे शेखुपुरा, गुजरांवाला, मोंगटोमेरी, सियालकोट, मियांवाली, जांग, बहावलपुर, झेलम, गुजरात और सरगोधा हो या फिर सैन्य ताकत से खत्म करने की सिंध की योजना का क्रियान्वयन हो। हिंदुओं के साथ हुआ अमानवीय अत्याचार। मुस्लिम लीग द्वारा दीन के नाम पर भीड़ का आयोजन किया गया था। मुस्लिम पुलिसकर्मी, प्रशासन और सैन्य कर्मियों ने हिंदुओं और सिखों के नरसंहार में मदद की। कामों के हत्याकांड में 5000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजे जाने का हवाला देकर ले जाया गया। पराचिनार हत्याकांड में 1000, गुजरात हत्याकांड में 2500 से 3000 और इनमें से सबसे वीभत्स शेखुपुरा का हत्याकांड, इसमें 15000 लोगों को हत्या की गई थी। लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया और उनके अपहरण हुए। शराकपुर हत्याकांड, गुजरांवाला हत्याकांड, मुजफ्फराबाद हत्याकांड और मीरपुर कोटली हत्याकांड जैसी अन्य घटनाएं भी इनमें शामिल हैं। कितने हिंदुओं की हत्या की गई, इसकी संख्या आज भी किसी को नहीं पता है, परंतु सबसे वीभत्स शेखुपुरा हत्याकांड था। इसकी याद भर से रूह कांप जाती है। यहां उसका संक्षिप्त विवरण है। शेखुपुरा के इतिहास में कभी भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ था। इसे गैर मुसलमानों का मजबूत गढ़ माना जाता था। इस शहर में हिंदुओं और सिखों की ठीक-ठाक आबादी थी। यह अलग बात है कि इस जिले में 68% मुसलमान थे, 12% हिंदू और 20% सिख थे। लेकिन इस जिले में सिख समुदाय सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत स्थिति में था। वे इस जिले को अपना मजबूत गढ़ मानते थे। सिखों के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल ननकाना साहिब और सच्चा सौदा भी इसी जिले में थे। माउंटबेटन योजना की भारत के विभाजन की घोषणा के बाद भी हिंदुओं और सिखों ने इस जिले को नहीं छोड़ा। गुजरांवाला के पड़ोस के जिलों में रहने वाले गैर मुसलमानों को लगता था कि उनके लिए यहाँ जाना ही सुरक्षित रहेगा। इस तहसील और शहर को हिंदुओं और सिखों के लिए सुरक्षित माना जाता था। पहली बार शेखुपुरा में लगा था कर्फ्यू 15 अगस्त से पहले, और बाद में मुसलमानों ने दृढ़ता से घोषणा की थी कि गैर मुसलमानों के जीवन, सम्मान और संपत्तियों की रक्षा की जाएगी। पंजाब का विभाजन और इसके लिए अधिकारियों ने जो कदम उठाए, उनमें गैर मुसलमान अधिकारियों को हटाए जाने को प्रमुख विकल्प के रूप में अपनाया गया। सभी मजिस्ट्रेट, निगमों के अधिकारी और पुलिस सब मुसलमान थे। यहां तक कि सीमा पर भी पूरी तरह मुसलमानों को तैनात कर दिया गया था। शेखुपुरा के इतिहास में 24 अगस्त 1947 को पहली बार मजिस्ट्रेट द्वारा कर्फ्यू लगाया गया था। रात के अंधेरे में एक घर को आग लगा दी गई थी और मुसलमान सैनिकों ने नजर रखी कि कौन कौन आग बुझाने आता है ताकि उसे गोली मारी जा सके। उस रात 2 लोगों को मार भी दिया गया। 26 अगस्त को 2 बजे फिर कर्फ्यू लगा दिया गया। सभी पेट्रोल पंप मालिकों को प्रशासन ने सम्मन किया और आपातकाल का हवाला देकर उनसे सारा पेट्रोल ले लिया। हिंदू और सिख दुकानदारों के समीपवर्ती स्थित दुकानों के मुसलमान मालिकों से अपने दुकान खाली करने को कहा गया था। अपनी बेटियों का कत्ल करने को मजबूर हुए लोग कर्फ्यू लागू होने के बाद मुसलमान मजिस्ट्रेट काजी अहमद शफी ने सेना का नेतृत्व किया और शेखपुरा के अंतिम छोर के अकालगढ़ से शुरू कर पूरे शहर में मार्च निकाला। उनका काम बहुत व्यवस्थित था और उसे सैन्य सहयोग से लागू किया गया।
उन्होंने व्यवस्थित तरीके से सभी पुरुषों और उम्रदराज महिलाओं की हत्या कर दी और लड़कियों का अपहरण कर लिया। एक दूसरी पार्टी ने संपत्तियों को लूटना शुरू कर दिया और गैर मुसलमानों के घरों में आग लगाना शुरू कर दिया। अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए कुछ हिंदू और सिख परिवारों ने अपनी बेटियों को मार डाला और उनके शवों को कुएं में डाल दिया। विरोध करने पर सभी पुरुषों को मार दी गई गोली। एक अन्य घटना में हिंदुओं और सिखों एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया और एक लाइन में महिलाएं और दूसरी में पुरुषों को खड़ा कर दिया गया। उनके परिजनों, भाइयों और पतियों के सामने युवतियों का चयन शुरू कर दिया गया था। उनमें से जिसने भी प्रतिरोध किया तो वहां खड़े सभी पुरुषों को गोली मार दी गई। यह 26 अगस्त के अंत तक चलता रहा। 2 दिनों में 10,000 पुरुषों की हत्या कर दी गई थी। ट्रकों में लड़कियों को भरकर ले जाया गया। करीब 15,000 आबादी में से केवल 1500 को ही बचाया जा सका। उन्हें शरणार्थी कैंप में भेज दिया गया। देश की सबसे समृद्ध आबादी को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। यह समृद्धि पूर्वी पंजाब में स्थित शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों के मुख्यालयों, बीमा कंपनियों और वहां से निकलने वाले अखबारों और पत्रिकाओं की मौजूदगी से भी नजर आती थी। आजाद तो हुए, लेकिन सब कुछ लुट चुका था। जब 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, इन चेहरों में आजादी की चमक निश्चित रूप से नदारद थी। बतौर शरणार्थी हमने अपना सब कुछ खो दिया, अपना घर और चूल्हा, अपने नाते रिश्तेदार, अपनी चल और अचल संपत्तियां, अपने धार्मिक स्थल और स्थान। हम लोगों का जीवन व जीवन जीने आदि के तरीके हमारे शहीदों के खून से लथपथ है। हमारे लिए आज एकमात्र सांत्वना यही है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद देश हिंदुओं और सिखों के नरसंहार और सर्वनाश को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में याद करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल।